और यहाँ पे जो मैं अटेंड करता था मेरा भी हो जाता था, लेकिन सबकी अपनी भी स्ट्रेटेजी है। अगर मैंने 80 किए और मेरा अगर 15 से मैं थोड़ा सा 17-18 गया तो वहीं पे हो गया। आपके नेट क्वेश्चन 55 प्लस सही होने चाहिए, 54 भी नहीं, 53 भी नहीं, 55 सही होंगे, 57 हो जाए, 57 हो जाए, चाहे इजी टू इजी क्वेश्चन आए कभी भी, चाहे टफेस्ट टू टफेस्ट पेपर आ जाए। अगर आपके 55 हैं, 57 हैं, पीटी के जस्ट बाद, अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, मतलब क्लास स्टार्ट हो गई। हाँ, विश करके फिर स्टार्ट करिएगा, ठीक है सर, ताकि लोग वहाँ से लेंगे। हाँ जी सर। चलिए हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हम लोग वहीं डिस्कस करते हैं साथ में सबके। ठीक है, ओके, फॉर्मली ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने आर्ट एंड कल्चर की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट एज आई वाज डिस्कसिंग कि आर्ट एंड कल्चर प्लेज अ मेजर रोल इन योर क्वालिफाइंग पीटी एंड गेनिंग हाई स्कोर इन मेंस, ठीक है। पीटी को क्वालिफाई करना होता है और मेंस में अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। मेंस में आपको हाई स्कोर लाना है, क्योंकि मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आर्ट एंड कल्चर प्लेज रोल इन क्वालिफाइंग पीटी एंड स्कोरिंग हाई रिजल्ट इन मेंस। मेंस मतलब ये है कि मेंस में या रिटर्न और पर्सनालिटी इंटरव्यू दोनों आते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट दोनों आता है, ये आप लोगों को पता है। हाँ, जो हम लोग थर्ड स्टेप मानते हैं ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ मेंस। हाँ, तो इसमें अगर हम लोगों को हाई स्कोर करना है, आप लोगों ने एनालाइज किया होगा कि मेंस का जो पेपर 1 आ रहा है, हाँ, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर से, 12-12 मार्क्स के, 10-10 मार्क्स के। मतलब क्या है, आर्ट एंड कल्चर हमारा अराउंड 40 मार्क्स हम लोगों का कैरी कर रहा है मेंस में, और पीटी में कितना कैरी कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने पीटी के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, अगर आपने सरसरी तौर पे सिर्फ पढ़ा है ना तो आप उसको छू नहीं सकते। आर्ट एंड कल्चर का ऐसा होगा, आपको इसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिव और कंसंट्रेट तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। पीटी का जो एक यूपीएससी का एक पैटर्न होता है ना कि पेट क्वेश्चंस होते हैं, हर साल बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब आप वो लिखवा के बुद्धिज्म और जैनिज्म पे क्वेश्चन आना ही आना है, हाँ, लेकिन वहां पे ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हमें वो पढ़ा हुआ नहीं होता है। तो उसके लिए आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म को ढंग से पढ़ना है। हाँ, आप लोग क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आर्ट एंड कल्चर का हर समय वहां से आएगा, बुद्धिज्म और जैनिज्म से एक क्वेश्चन हर साल आएगा। यूपीएससी एकदम खोल के बोलता है कि मैं दे रहा हूं, आप करके दिखाओ। हाँ, एक क्वेश्चन ये है +4, वो और तरीके से आते हैं। जैसे एक बार मुझे ध्यान है क्वेश्चन स्टेटमेंट से, एक स्टेटमेंट ये था कि बाबर वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गन पाउडर इन इंडिया। अराउंड 14-15 के 17 का अराउंड क्वेश्चन आया था ये, बाबर वाज फर्स्ट। हाँ, तो ये कल्चर का पार्ट रहेगा, उसका हिस्ट्री का भी पार्ट है। हाँ? तो ये क्वेश्चन सही है कि गलत है, बताइए। गलत है, ये आ चुका है, गलत है। लेकिन उस समय देखिए, यहां पर कहना और वहां पे टिक करना एंटायरली डिफरेंट चीज है।
ओके। तो आप लोग सब चीज कहने का बस एक रक्स है, आर्ट एंड कल्चर को नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। साइंस एंड टेक भी नेग्लेक्ट होता है, आर्ट एंड कल्चर नेग्लेक्ट होता है। और लास्ट क्लास हमने डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा था, ये सब नेग्लेक्टेड पोर्शन है और यूपीएससी इन्हीं पे हिट करता है। हाँ, यूपीएससी को पता है कि बच्चा ज्योग्राफी पढ़ रहा है, यूपीएससी को पता है वो मॉडर्न इंडिया पढ़ रहा है, हाँ, उसको पता है वो हिस्ट्री में क्या पढ़ रहा है। तो यूपीएससी हिट कहाँ कर रहा है, जो बच्चा नेग्लेक्ट कर जा रहा है। जब तक आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन रहेगा, ठीक, हर क्वेश्चन का अटेम्प्ट करें और हर क्वेश्चन में एक एक दो दो नंबर बढ़ाते चले जाएं, डाउन द लाइन आपके 60-70 नंबर बढ़ जाएंगे हर पेपर में मिला के। आप क्वालिफाई कर गए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपके हर क्वेश्चन में। या फिर ये क्वेश्चन छूट गए, साफ साफ आपके 40 नंबर चले गए, अब आप कहां फाइट करेंगे? ठीक है। तो मैं आप लोगों को देखिए डराने का ये है, मैं आपको सब डरा ही रहा हूं, डराने का ये है कि आप लोग इसको नेग्लेक्ट ना करें। क्योंकि हमारा, अगर समझ लीजिए आपने ज्योग्राफी पर पूरा कमांड कर लिया, हिस्ट्री पे कमांड कर लिया, क्या हासिल किया? वो तो एक एज ए ज्योग्राफर, एज ए हिस्टोरियन, वो तो लोगों ने कमांड हासिल कर ही रखी है। आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, किसी पे कमांड, आपको सिलेक्शन करवाना है अपना। तो सिलेक्शन आप इंटेलिजेंट तरीके से कराइए। इसीलिए काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो 4 या 5 महीने पढ़ के सिलेक्शन करवा के निकल जाते हैं, और काफी होते हैं वो R&D करते हैं। ठीक है, इन दैट R&D आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, तो R&D ना करें, आप लोग सिलेक्शन करवाएं अपना। ठीक है, चलिए आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करिएगा। सबसे गोल्डन अटेम्प्ट है आप लोगों का, फर्स्ट अटेम्प्ट सबसे गोल्डन अटेम्प्ट होता है। अभी आप लोगों को टाइम है, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर तरीके से करिएगा। स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि कब आप लोगों को मेंस की तैयारी कर लेनी है, कब आपको पीटी की तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, पीटी और मेंस में आप लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई टाइम नहीं होता है, लेकिन उस समय इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। मैं पीटी की क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर पीटी खराब चला गया ना, आप एज पे हैं, मैं गारंटी लेता हूँ आप मेंस की तैयारी कर ही नहीं सकते। अगर आपको लगेगा ना सिलेक्शन मेरा मतलब सिलेक्शन होना है, जैसे एग्जाम होगा, हवा फैल जाती है कि 110 पे सिलेक्शन होना है, आप लेके बैठे मेरा 108 आ रहा है, फिर आप बोलेंगे यार एक क्वेश्चन ठीक कर लूँ हो जाए, फिर कोई बोलेगा अरे यार हो जाएगा सिलेक्शन, 107 पे हो जाएगा, क्यों घबरा रहा है? कोई बोलेगा 115 पे सिलेक्शन हो रहा है। आप डिलेमा में रहेंगे हर समय, 45 डेज आपके बर्बाद चले जाएंगे। मैं एक गारंटी बता रहा हूं कि आप पढ़ ही नहीं सकते। तो आपको पीटी क्यों ढंग से निकालना है, ताकि मेंस आप ढंग से पढ़ सकें। पीटी देके आइए, हम लोगों का ये रहता था, पीटी दिया हमने रात में या नेक्स्ट डे हम लोग की आ जाती थी, ऑथेंटिक की चेक किया है, 1 या 2 से चेक किया, हैंडसम तरीके से हम आगे आ गए, बंद करके दोबारा देखना नहीं उसको। अब सीधा मेंस की पढ़ाई शुरू करें। इतने लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी पीटी की, ताकि पीटी, देखिए पीटी इज ए हर्डल, बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है आपके सिलेक्शन के। मेंस वो सिलेक्शन करवा रहा है, पीटी आपका इट इज ए एलिमिनेटिंग पोर्शन, वहां पे आप सबको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा वो। तो आपको क्या करना है, उस हर्डल को क्रॉस करना है, और पोल भी गिरे ना, जैसे कूदते हैं ना, हाई जंप होती है, आपको उसे कूदना है। और जो कूदता है वो 4 मीटर ऊपर से थोड़ी कूदता है भैया, वो लग के भी कूदता है, बस हमें पार करना है, उस पर स्कोर करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना ज्यादा अंडर एस्टिमेट करिए, ना ओवर कि भाई मैं 130 ले आऊंगा, 140 ले आऊंगा। आ जाए अच्छी बात है, लोगों के आते हैं 130, आ जाए वो तो वेल एंड गुड, लेकिन 90 भी मत लेके आइए। 90 आपके तब आ जाएंगे जब आप ये सारे पोर्शंस हैं, साइंस, टेक, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। आप ज्योग्राफी कितना भी तैयार कर लें, आप 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। हिस्ट्री आप कितना भी तैयार कर लें, आप 10 के 10 नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर से 2-3 क्वेश्चन करने होंगे, साइंस सेंटर से 2-3 क्वेश्चन करने होंगे, एनवायरमेंट से आपको
मेजर पोर्शन करना होगा, तब भी आपका सिलेक्शन होगा। इको से आपको करना होगा, इकोनॉमी से करना होगा, तो आपको हर पोर्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने कोई भी पोर्शन नेग्लेक्ट कर दिया, हाँ, नेग्लेक्ट करने से होता क्या है, देखिए अभी स्टार्ट करने से पहले ये चीजें समझाना बहुत जरूरी है। नेग्लेक्ट करने से होता क्या है और नेग्लेक्ट नहीं करने से क्या होता है। मान लीजिए मैंने आर्ट एंड कल्चर या फिर इकोनॉमी नेग्लेक्ट करके, मतलब पढ़ के ही नहीं गया, तो क्या होगा, मैं क्वेश्चन पेपर उठा खोलूंगा, हिस्ट्री आया पढ़ लिया, ज्योग्राफी आया पढ़े, जहां मुझे दिखाई अरे इक्वू का है, मैं उसको पढ़ूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में क्या है, बाद में पता चलेगा ये तो इकोनॉमी क्वेश्चन था ही नहीं, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, लेकिन मुझे वहां पे इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी दिख रही है ना, तो मैं उसको छोड़ दूंगा है, और मैं आगे, मैंने दिमाग भी नहीं लगाया, एटलीस्ट 2 सेकंड तो लगाएं। वहां पे इतनी ज्यादा हमारा दिमाग काम कर रहा होता है कि 5 सेकंड में आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ के एनालाइज कर लेते हैं क्वेश्चन कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 5 सेकंड के बाद आप नेक्स्ट 5 सेकंड और देखते हैं कि इसमें दिमाग लगाना है कि नहीं लगाना, देन 2-3 सेकंड में आपका क्वेश्चन निकल जाता है। अराउंड 20-25 सेकंड्स में आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो जाता है ना। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आप उसको सोचेंगे भी नहीं उसमें, तो आपके डायरेक्टली आपने 5-6 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो आपके पास 100 में से सिर्फ कितने क्वेश्चन बचे, 90। तो आपका रिस्क और बढ़ गया, मतलब आपको रिस्क लेने की आपके पास प्रेशर और बढ़ गया ना। पहले अब समझ लीजिए मैं आर्ट एंड कल्चर या इकोनॉमी पढ़ के गया, ठीक है, इकोनॉमी में पढ़ के गया या आर्ट एंड कल्चर पढ़ के गया हूं मैं, तो जब मेरे पास आएगा वो, तो मैं उसको पढ़ूंगा, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं उसको पढ़ने के लिए ट्राई तो करूं, पढ़ूंगा, सोचूंगा, तो पॉसिबिलिटी हाई है कि मुझे सॉल्व हो जाए। जब तक मैं उसमें घुसूंगा ही नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने किया है कि नहीं किया है। हाँ, इसी तो मतलब मैंने किया तो मेरे पास 95 क्वेश्चंस का मेरे पास, या 97 क्वेश्चंस का मेरे पास स्कोप रह गया, तो मुझे रिस्क कम लेना है। इसमें जो जितना कम रिस्क लेगा ना, उसका पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ, और मेंस की तो बात अलग है कि आपने अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है तो 4 क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन, मतलब वो 8 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन में 2-2 पार्ट होते हैं एक ही में, तो उसमें आप 8 क्वेश्चन में 6.5 कर लेंगे, 7 कर लेंगे। 8 के 8 करना एकदम पूरा कि उसको जस्टिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, बेटर है कि 8 कर लें। हाँ, मुझे आप मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैच कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये चीज पे फोकस करिए आप। हाँ, पीटी क्वालिफाई करिए, मेंस में हाई नंबर लेके आइए, उसमें आपके जो छोटे छोटे पोर्शंस हैं वो आपको बहुत मदद करेंगे। अगर आपने इनको निगलेक्ट किया तो वो आपको यही ले डूबेंगे, मतलब ये कि ये आप इनको नहीं पढ़ा तो आप खुद ही मतलब डूब जाएंगे। नेक्स्ट ईयर आप लोग उसी विशेष सर्किल में पढ़ेंगे। जो आप इस बार प्रिपरेशन करेंगे ना, मैं तो कहूँगा सिलेक्शन हो जाए, इसको मान के चलिएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट को आप ये मत करिएगा कि जस्ट अटेम्प्ट करने के लिए दे रहे हैं। हाँ, अगर प्रिपरेशन है तो तभी दीजिएगा, है, और ये मान के चलिए कि मुझे देना है, तो सीरियसली पढ़िए, सुबह से लेकर रात तक उसको पढ़ते चले जाइए, तभी अभी आप लोगों को काफी इनफ टाइम है, घबराइएगा नहीं, पैनिक मत होइएगा कि यार ये करना है वो करना है। हाँ, एक चीज उठाइए, उसको पढ़िए, फिर नेक्स्ट चीज आगे बढ़िए, पैनिक मोड में अभी मत आइएगा। लेकिन अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो मार्च के बाद हर कोई पढ़ता है, सिलेक्शन उनका होता है जो अभी पढ़ रहा है, मार्च को फॉर्म भरा जाएगा ना, फिर सब कोई पढ़ेगा, है, सब क्या करेंगे, बाहर जाएंगे और 365 उठा के लेके आएंगे, ठीक है, और 365 से कुछ नहीं आ रहा। उसमें मतलब कि फिर आप आर्ट एंड कल्चर के नोट्स ले आएंगे, पतले पतले जिस्ट ले आएंगे, उसमें आप क्या, उसमें वो कूड़ा होता है। असली चीज क्या है, मैं पहले भी आप सबको बोल रहा हूँ, असली चीज वो होती है जो आपकी अपनी मेहनत होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये टाइम पास हो गया है, अब हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं। ठीक, देखिए आर्ट एंड कल्चर है जो इंडिया के 3 हम लोग फेसेस में पढ़ रहे हैं इसको।
एंशियंट इंडिया, ठीक है, मिडाइवल इंडिया, देन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। हम लोग हर क्वेश्चन को लेके चलेंगे कि इसमें क्या हुआ, नेक्स्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट फेज में क्या हुआ है, ठीक है। हम लोग पहले सबसे पहले एंशियंट इंडिया को लेके चलेंगे। अब देखिए एंशियंट इंडिया में जो सबसे पहला जो शुरू होगा, ठीक है, जो कल्चर के एस्पेक्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, जो सबसे पहला टॉपिक आता है ऑब्वियस आता है हड़प्पा आता है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्रोनोलॉजी में क्या आता है, जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देन मौर्य एम्पायर, ठीक है। मौर्य के बाद क्या आया है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ईस्ट में आया, साउथ में आया। एक और जगह से मौर्य को, जब मौर्य एम्पायर डूबा था तो कुछ और भी हुआ था, बताइए, हिस्ट्री की नॉलेज में बताइए। मैंने सतवाना बोला, डेक्कन, ठीक है, डेक्कन, ठीक है। फिर मैंने चेती, सुंगा, कनवास बोले ईस्ट में, ईस्ट और जो एमपी वाला एरिया है। और क्या हुआ था, हिस्ट्री स्टूडेंट्स, हिस्ट्री का नॉलेज बताइए, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अगर हाँ बताइए। हिस्ट्री 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 पढ़ा है हम लोगों ने, एंशियंट अभी पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, कोई बात, एनसीईआरटी पढ़ ली है, ठीक है। देखिए यहां पे हमारे सतवाहना आए थे, ठीक है, इनको आंध्राज भी कहा जाता है। इधर चेतीज आए, उसके बाद कनवाज आए, सुंगाज आए, इधर और बीच में, हाँ। जब हम मौर्यास के बाद जो मेजर आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में काम हुआ है वो इस जगह से आया है। इसे हम कहते हैं सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, ये सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट क्या हुआ था, ग्रीक्स आए थे यहाँ पे। ग्रीक्स क्यों आए थे भैया यहाँ पे बताइए, ग्रीक्स यहाँ पे क्यों आ गए, ये सवाल हो सकता है, हाँ, क्यों आए थे, अच्छा क्यों आए थे यहाँ पे, सवाल बन सकता है, ठीक है। सेंट्रल एशियन कहां पे है, इधर पड़ेगा सेंट्रल एशिया, यहां पड़ेगा हमारा, ये पड़ेगा सेंट्रल एशिया हम लोगों का, ठीक है। अब क्या हुआ कि पहले जब मौर्य एम्पायर चल रहा था, अपने पीक पे था, हा? तो चाइना वॉल नहीं थी उस समय, ठीक है, चाइना वॉल बन रही थी, प्रोसेस में था, और थोड़ी सी बनी थी, मेजर बनी नहीं थी। तो सेंट्रल एशियन जो ट्राइब्स थी, मेनली स्कीथियंस, क्या स्कीथियन, ठीक है, स्कीथियंस ये कहां पे अटैक करते थे, चाइना पे जाके, यहां से गए चाइना पे अटैक किया उन्होंने, वहां पे लूट मार की और उनका खाना चल जाता था। जो स्कीथियंस हैं ये बहुत ही वॉर लाइक ट्राइब था, बहुत ज्यादा लड़ाकू लोग थे ये लोग। तो वहां पे जब वॉल, चाइना वॉल ही नहीं थी, तो जाते थे वो लोग और वहां पे अटैक करते थे चाइना पे, वहां से उनका काम चल जाता था। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ये मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट हुआ कैसे,
जब इस चैप्टर पे आएंगे डिटेल में और समझाऊंगा मैं आप लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। उसके बाद क्या हुआ, जब मौर्य फेज का लास्ट, मौर्य का एम्पायर का लास्ट फेज चल रहा था, ठीक है, लास्ट मौर्य एम्पायर कौन था एम्पायर? हाँ, बृहद, हाँ जी ठीक है। उसको किसने मारा था? हाँ, हु वाज ही बाय कास्ट? ब्राह्मण था, ठीक है, बाय कास्ट ही वाज ब्राह्मण, ठीक है। ये ब्राह्मण कहने का एक अलग ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ये है कि लास्ट में मौर्य एम्पायर फॉल क्यों किया था? क्योंकि ब्राह्मण्स उनसे खुश नहीं थे, हाँ, उसके रीजंस थे। तो लास्ट में जब मौर्य एम्पायर गिरा तो उसको टेक ओवर किसने किया? ये जो शुंगाज हैं ये ब्राह्मण्स थे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था जब मौर्य एम्पायर लास्ट फेज में चल रहा था तो चाइना वॉल बन गई। जब चाइना वॉल बन गई तो वो जा ही नहीं पाए चाइना पे, तो वो डाइवर्ट कहां पे हुए? इस तरफ, अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, ठीक है। अब अफगानिस्तान की में एक है, यहां पे इंडो ग्रीक रहा करते थे, इंडो ग्रीक, हाँ। तो इंडो ग्रीक आए, क्वेश्चन आए, हाँ, वो देखेंगे हम लोग, हाँ। तो जब इंडो ग्रीक यहां पे थे, स्किथियंस आए, इन्होंने इनको लूटमार शुरू की, तो वो उनको संभाल नहीं पाए, तो इंडो ग्रीक कहां पे आ गए? इन्होंने यहां पे हमला कर दिया, हाँ। तो उसमें कुशन्स सबसे पहले आए, ये जो ग्रीक्स जो आए हैं उसमें सबसे पहले कुशन्स आए हैं, पार्थियंस आए हैं, ठीक है, ये सब लोग आए हैं। तो इंडो ग्रीक जो यहां पर थे, स्किथियंस ने धक्का दिया, वो लोग फिर इन्होंने यहां पे हमला किया। तो जब वो लोग यहां पर आए हैं तो यहां पे आके उन्होंने रूल किया, रूल करते करते वो इंडियनाइज्ड हो गए, मतलब क्या है, हिंदुस्तान में समा गए। ग्रीक कल्चर लेके वो लोग भारतीय संस्कृति में जाके समा गए। तो किसका एमलगेमेशन हुआ? इंडियन कल्चर और ग्रीक कल्चर का एमलगेमेशन हुआ, ठीक है। तो हम गंधारा आर्ट पढ़ते हैं, मथुरा आर्ट पढ़ते हैं, वो किस लिए हुआ है? सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट की वजह से हुआ है। गांधारा आर्ट, मथुरा आर्ट में आपने देखा होगा भगवान बुद्ध की मूर्ति पे बहुत फोकस किया जाता है। बामियान कहाँ है? हाँ जी, तालिबान कहाँ है? तालिबान, अरे आप लोग एकदम मतलब हर चीज, मतलब कल्चर की बात बोलूंगा क्या मैं? तालिबान में सब एकदम म्यूट बैठे हैं ये पॉलिटिकल चीज थी भाई, तो दिमाग तो खोलिए मैंने बामियान मुझे सब चुप, तालिबान में सब चुप, तालिबान में की चुप है तालिबान में नहीं सर, नहीं पता ये क्या है कल्चर में कोई और बात नहीं होगी, आर्ट एंड कल्चर में तालिबान पता है कहाँ है? कब उन्होंने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान को? 94 के अराउंड, 94 के अराउंड में टेक ओवर किया था, बाद में यूएस ने उनको हटाया है, ठीक है। तो जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो वहां पे भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति थी, पूरा पहाड़ था, रॉक कट स्टैचू था वो। तो बामियान जगह है जहां पर पहाड़ को काट के भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई थी। तो जब तालिबान आए थे तो उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। बाद में जब तालिबान हटा है तो यूनेस्को गया है, उसने उसको दोबारा से ठीक किया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तभी यूनेस्को गया है वहां पे, ठीक है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों को एक डाइवर्स नॉलेज होनी चाहिए। यूपीएससी और यूपीपीएससी डिमांड्स, मतलब आपको एक किताब से उठ के बहुत ज्यादा डाइवर्स नॉलेज होनी चाहिए, हाँ। तो अपने आप को आप लोग तालिबान में भी चुप हो गए, अपने आप को आप लोग बांधिए नहीं, ठीक है, हाँ। तो बामियान में जो मूर्ति बनी है, हाँ, वो इंडो ग्रीक कल्चर और जो इंडियन कल्चर उसका मिक्सअप हुआ, और जो गांधारा आर्ट वहां से निकली, उसका एग्जाम्पल है बामियान। इसमें क्या होता है, भगवान बुद्ध की मूर्ति आपने देखी है, सबने देखी हुई है, कैसी होती है बताइए? उनके बाल कैसे होते हैं? कर्ली होते हैं, टर्बन ऐसे बड़ा रहेगा, ठीक है।
क्लीन शेव होंगे, क्लीन शेव रहेंगे, हेलो रहेगा। हेलो क्या होता है? ऊपर एक जैसे चमकता हुआ सर्किल रहेगा, ठीक है। और जो होता है ये सब रहेगा। ये किसकी देन है? सेंट्रल एशियन कॉन्ट्रैक्ट या फिर इंडो ग्रीक कल्चर की, ठीक है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम लोग शेरवानी पता है? शेरवानी, ठीक है, वो इनकी देन है। टर्बन इनकी देन है, जूते इनकी देन है, पैंट इनकी देन है, ठीक है, हेलमेट इनकी देन है, घुड़सवार में जो वो लगाम पकड़ते हैं इनकी देन है, जो सैडल होता है इनकी देन है। हाँ, तो इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इंडियन कल्चर में, ठीक है। उसके बाद जैसे ड्रामा होता है, ड्रामा वर्ड यहां से आया है, वो पर्दा यूज करते हैं, ठीक है। ड्रामा में पहले इंडियन कल्चर में पर्दा कभी यूज नहीं हुआ है। इंडियन कल्चर में ड्रामा होता था तो कठपुतली टाइप का होता था, कभी पर्दा यूज नहीं किया है। पर्दा का यूज किसने सिखाया? इन्होंने सिखाया है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, उससे पहले प्राकृत यूज होती थी, प्राकृत लैंग्वेज। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज भी शुरू किया, ठीक है। इसी के दौरान संस्कृत लैंग्वेज भी शुरू हुई है। हाँ, इन्होंने से ये थे तो इंडो ग्रीक सेंट्रल एशिया से आए, लेकिन इन्होंने यहाँ के धर्म को अपनाया, बुद्धिज्म को, शैविज्म को, ठीक है, विष्णुइज्म को, इन सबको अपनाया इन्होंने और कंट्रीब्यूट किया। तो ये बहुत ही एंशियंट इंडिया में सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट आर्ट एंड कल्चर के फेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर हुआ? स्तूपास क्या होते हैं बताइए? स्तूप ठीक है, ठीक है। इस फेज में स्तूपास पे बहुत फोकस हुआ है, ठीक है। और इस फेज में, ठीक है, इस फेज में स्तूपास पे बहुत फोकस हुआ है, ठीक है। और इस फेज में पहाड़ काट के स्टैचू और गुफाओं बनाने का काफी बड़ा चयन, मतलब होता है बहुत ज्यादा कल्चर रहा था इस समय, ठीक है। आप इसमें हम पढ़ेंगे कि नागार्जुनकोंडा, अमरावती, कार्ले, ये सब जगह कहाँ पर है? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर रॉक कट कल्चर का बहुत बड़ा मतलब कि चलन रहा था। सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है एंशियंट इंडिया में कल्चर के एस्पेक्ट को। क्लियर होगा चीज ये, ठीक है। मेंस में मैं यही कह रहा हूँ आपको कि देखिए, अगर हमने पढ़ लिया तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं बैठती है चीजें, एंड वी आर एट बेटर पोजिशन टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, एंड वी हैव ए बेटर स्ट्रक्चर टू आंसर द क्वेश्चन। ये हम लोग मैंने दिया से मैनेजमेंट में बोला था, लिखिएगा हर कोई। कल्चर में हर कोई नहीं लिख सकता, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छी नॉलेज है देन आई हैव ए बेटर एज ओवर नॉर्मल स्टूडेंट्स। पीटी में चाहे 10 लाख लोग दें, 15 लाख लोग दें, घबराइए नहीं। पीटी में जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं तो वो होते हैं एट द मैक्स 20,000। हमें बाकी से फाइट ही नहीं करनी है, ठीक है। मेंस में 15,000 देते हैं, 12,000 देते हैं, घबराइए नहीं। हमारी मेन फाइट रहती है 5,000 से, बाकी का पीटी निकल जाता है। पीटी के बाद वो सोचते हैं कि मुझे मेंस पढ़ना है। जो बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है। सिर्फ 5,000 ही प्रिपेयर्ड होते हैं, आपको उनमें से फाइट करनी है। हाँ? उनमें से अगर आपने एज ले लिया, ठीक है, तो यू आर थ्रू। अगर नहीं ले पाए देन यू आर अगेन एट द पीटी स्टेज। क्लियर है चीजें? बहुत इंटरेस्टिंग है चीज। हाँ, मैं आप लोगों को इसलिए मॉडर्न से मैंने पढ़ाई नहीं, मैंने कहा जब तक हम लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो मैं इसी से शुरुआत करेंगे, एंशियंट इंडिया से ही शुरुआत करेंगे हम लोग, जहां सबसे नेग्लेक्टेड रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या है, लास्ट में मैंने आपको बताया था हम लोग शुंगास देखेंगे, चेती, कानवाज, देन सातवाहनाज, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को संगम एज देखनी है,
साउथ इंडिया में। ठीक है, संगम लिटरेचर क्या है, क्या चीजें हैं इसमें, ये साउथ इंडिया में हमको देखना है। देन हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग गुप्ताज में आ जाएंगे। गुप्ता इसको क्या बोला जाता है, किसका स्वर्णकाल, कल्चर में क्या, मंदिर बनाने का और ये सिक्कों का, सोने के सिक्कों का इस टाइम चला था सबसे ज्यादा। ठीक है, सोने चांदी सिक्के चालू। ठीक है। तो इट वाज अ गोल्डन पीरियड इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, ये मिसनोमर है, हाँ? पूरे आर्ट एंड कल्चर का गोल्डन एज नहीं है ये। ठीक है, जब इसमें जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक्चुअल में गोल्डन एज तो है, किसके एस्पेक्ट में गोल्डन एज है, हाँ, ये हम लोग देखेंगे। सोने का ज्यादा हुआ था इसलिए ज्यादा बोला, मंदिर बनाए जाने। एक तो ब्राह्मण, अच्छा, मतलब क्या है, गोल्डन एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि सोना यूज हुआ है यहाँ पे। सोने के सिक्के यूज हो रहे थे, प्योर प्योर। हाँ, और सर मंदिर बनाए गए थे और ब्राह्मण का एक वंश चल रहा था, इसलिए और बोला जाता है। अच्छा ठीक है, चलिए इसको देखेंगे हम लोग, हाँ। लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी डेवलप कर रहा हूँ, जाके चेक करिएगा। ये ऐसा नहीं है कि आर्ट एंड कल्चर के पूरे स्फेयर के लिए ये गोल्डन एज है, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में एक गोल्डन एज माना जाता था गुप्ताज का, ये आप लोग देखिएगा। ठीक है, जब इसमें पहुंचेंगे तो हम इसको और क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद एंशियंट इंडिया में, फिर आप जब हिस्ट्री में जाएंगे तो गुप्ताज के बाद हर्षा आया है और लोग आए हैं। तो हर्षा में मेनली हम लोग देख लेंगे कि उन्होंने मतलब एक कॉन्फ्रेंस की थी बुद्धिज्म को लेकर, वो हम देख लेंगे। उन्होंने एक दो बुक लिखी थी, हाँ, ये हम लोग देख लेंगे। हाँ जी, हर्षचरित देखेंगे, और एक कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने बुद्धिज्म को लेकर। ठीक है, तो ये हम देख लेंगे। उसके बाद मेरे हिसाब से एंशियंट इंडिया का जो सबसे इंटरेस्टिंग, तो मेरे हिसाब से सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, जहां पे आप हर साल पीटी या मेंस में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज फिलॉसफी। फिलॉसफी मतलब इस समय लोगों की सोच क्या चल रही थी। ठीक है, फिलॉसफी में हम लोग क्या देखेंगे, सांख्य, योग, न्याय, 6 हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता, ये सारे फिलॉसफीज हैं। ठीक है, मैं नोट कर रहा हूं, इसको लिखिए। जैसे सांख्य हो गया, योग हो गया है, देन हो गया है न्याय, देन वैशेषिका, देन वेदांता। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और हम लोग एक और एस्पेक्ट पढ़ेंगे, मटेरियलिज्म। ठीक है, हाँ, 3 4 5 1 2 एक छूट गया ना, हाँ ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में हम लोग मटेरियलिज्म या भौतिकवाद क्या होती है, हाँ, ये हम लोग देखेंगे। इतना करने के बाद हम लोग का एंशियंट इंडिया हम लोग का कंप्लीट होगा। ठीक है, जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे, हाँ, ये आप, मैं आपको बताऊं, मैं अभी शुरुआत करूंगा, ये मैं हड़प्पा से नहीं करूंगा। ठीक है, मैं शुरुआत करूंगा आप लोगों की मौर्य से, जहां से हम लोग अपने आप को काफी रिलेट करते हैं, रिलेटेबल चीज होती है, हम शुरुआत करेंगे। जब मैं आपको फिलॉसफी पढ़ा दूंगा, देन वी विल जंप टू हड़प्पा। उसके बाद हम लोग अलग से स्तूपा को देखेंगे। ठीक है, स्तूपा एक हम लोग अलग से टॉपिक रहेगा कि स्तूपास कहाँ कहाँ पे हुए, कब शुरुआत हुई है, कैसे कैसे वो डेवलपमेंट रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई चीज ये। देन हम लोग जाएंगे मिडाइवल इंडिया में, हाँ, मध्यकालीन भारत में। मिडाइवल इंडिया में हम लोग शुरुआत करेंगे मंदिरों से। मिडाइवल इंडिया की जब हम शुरुआत करेंगे वो कहाँ से करेंगे हम लोग, मंदिरों से। नॉर्थ इंडिया के मंदिर और साउथ इंडिया के मंदिर कैसे थे। ठीक है,
मिडाइवल इंडिया में मेजर काम हुआ है वो हमारा आर्किटेक्चर के फील्ड में हुआ है, ठीक है। आर्किटेक्चर मतलब क्या है, जो वास्तुकला जो आ रही है हमारी, उसके फील्ड में हमारा मिडाइवल इंडिया में बहुत सारी इमारतें बनी हैं, ठीक है। पेंटिंग्स की फील्ड में बहुत सारा काम हुआ है। क्लियर हो गया चीज ये? हम लोग एंशिएंट इंडिया पहले कंप्लीट करते हैं, देन विल जंप टू मिडाइवल इंडिया। मिडाइवल इंडिया में हम लोग सेग्रीगेट करके पढ़ लेंगे कि क्या कहते हैं, मंदिरों के फेस में क्या हुआ है, पेंटिंग्स के फेस में क्या हुआ है, ठीक है। हम लोग को ओवरऑल व्यू समझ में आया कि किस तरह से हम लोग इसको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है 2 पेज का रहेगा लेक्चर, हाँ, लेकिन आप लोग इससे हर साल आप लोग श्योर शॉर्ट, मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी मुझे लगती थी और आता भी था। अगर आप लोग देखेंगे लास्ट 10 इयर्स तो इस 2 पेज से आपके बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। कभी वो पूछ लेगा मीमांसा क्या है, सांख्य क्या है, मतलब क्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा पीटी में। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आएगा नहीं, चार आपको सांख्य को लेके 4 आपके पास पॉइंट दे देंगे। तो यू शुड बी हैविंग नॉलेज अबाउट ऑल द 4 एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको लेके चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग अपनी जो शुरुआत करते हैं वो हम करते हैं मौर्य से। समझ लेते हैं पहले, लिखना वो लिख भी लेंगे हम लोग, उसको समझते हैं पहले ताकि हम लोग को एक सीक्वेंस समझ में आए, हाँ। समझने की कोशिश करिएगा हम क्या बात कर रहे हैं। देखिए जो मौर्य फेस है, अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है, ठीक है। और अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखी है उसने मेनली इकोनॉमी पे डील किया ही किया है, साथ साथ में उस समय की जितनी भी सोसाइटी में जो भी कुछ चल, मेनली इकोनॉमी पे डील किया ही किया है, साथ साथ में उस समय की जितनी भी सोसाइटी में जो भी कुछ चल रहा था वो सबकी इंफॉर्मेशन हमको अर्थशास्त्र से मिल रही है, ठीक है। मौर्य फेस ऐसा था कि ये पहला एक ऐसा एम्पायर था जिसने पैन इंडिया पे कंट्रोल किया था, मतलब पूरे ऑलमोस्ट पूरे भारत पे इसका एक, मतलब ऐसा था कि उसने पूरे भारत को एक रूल के अंडर लाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो ये कहना बहुत ही गलत बात है कि ब्रिटिशर्स के बाद ही हम लोग यूनाइट हुए हैं। उससे पहले भी काफी फेसेस आए हैं, मौर्य आया है, गुप्ता कम फेज रहा है, देन पूरा मुगल काल रहा है जिसमें भारत एज ए यूनाइटेड इंडिया था, ठीक है। तो काफी बार ये लोगों को गलत फहमी होती है कि ब्रिटिशर्स के बाद ही हम लोग यूनाइट हुए हैं, उससे पहले भी हम लोग यूनाइटेड थे, हाँ। तो जो मौर्य फेज आया है इनका मिलिट्री पे बहुत फोकस था, इनकी एक्सटेंसिव मिलिट्री थी। एक्सटेंसिव मिलिट्री होने के से होता क्या है कि टैक्सेशन जो होता है वो भी बहुत हाई हो गया था, हाँ। टैक्सेशन हाई हो गया, तो उससे क्या होता है जो सबसे निचला वर्ग है उस पर बहुत प्रेशर पड़ गया, ठीक है। तो ये एक एस्पेक्ट है मौर्य फेज का। मौर्य काल में अगर मैं बोलूं कि सेंटेंस मैंने बताया कि एंशिएंट इंडिया में कोई स्लेव नहीं था, सही है? वी डू नॉट फाइंड स्लेव इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में हमको कहीं भी बंधुआ मजदूरी, हाँ हाँ जी, ठीक है, बताइए। मैगस्थनीज का नाम किसने सुना है? मैगस्थनीज कौन है ये? ग्रीक एम्बेसडर। किसके थे ग्रीक एम्बेसडर? किसके एम्बेसडर? सेल्यूसियस। हाँ सेल्यूसियस, मैं सेल्यूसियस बोलता हूँ, आप सेल्यूकस बोल रहे हैं, ठीक है, वो प्रोनाउंसिएशन वाली बात है। मैगस्थनीज जो थे, तो ये जो एम्बेसडर हैं इन्होंने यहाँ पर नोटिस किया कि एंशिएंट इंडिया में कोई भी स्लेव नहीं है, हाँ हाँ। तो देखिए यहीं पे आपको कैच करता है पीटी में, सेंटेंस आ गया,
आपने कहा यार उस समय तो यार इतने पुराने लोग हैं, स्लेव होगा। मिडावल इंडिया में स्लेव्स हैं, एंशियंट इंडिया में स्लेव नहीं है, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा इसको कैच करने की कोशिश करिए। लोअर क्लास जो था, मतलब जो सिटी, मैं यही बता रहा हूँ आपको। उसने मेगास्थनीज ने क्या बोला कि एंशियंट इंडिया में कोई स्लेव भी, आई डू नॉट हैव फाउंड एनी स्लेव इन एंशियंट इंडिया। लेकिन स्लेव का काम कौन कर रहा था? शूद्रा। जो वर्ण सिस्टम में सबसे निचले आते हैं शूद्रास थे, वो स्लेव का काम कर रहे थे। दे वर सर्विंग ऑल द हायर 3 वर्णास, ठीक है। तो ये एक एस्पेक्ट आ रहा है फ्रॉम कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मैं मतलब बहुत ही आप लोगों को देखिए कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को काफी इसमें फोकस करने की जरूरत है। मौर्य में कौन क्या आया है वो मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। किसने किसको रिप्लेस किया है ये सब मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। तो आप लोग एक ब्रॉड चीज बता रहा हूँ कल्चर के एस्पेक्ट पे। दिस इज द टॉपिक ऑफ कल्चर, कि वहां पर वर्ण व्यवस्था कैसी थी। सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ कल्चर ना, तो वर्ण व्यवस्था कैसी थी वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसमें स्लेव नहीं थे, लेकिन इनका काम कौन कर रहे थे? शूद्रास, एंड दे वर सर्विंग ऑल द 3 हायर वर्णास, ठीक है। ये किसने कंफर्म किया? मेगास्थनीज ने कंफर्म किया है, ठीक है। अगर हम लोग मौर्य फेज में आर्ट एंड आर्किटेक्चर या फिर कला और वास्तुकला के टर्म्स में देखें, ठीक है, तो हम लोग क्या पाएंगे कि इस टाइम पे स्टोन वर्क पे बहुत फोकस किया गया है। स्टोन पे, ठीक है, स्टोन पे बहुत फोकस किया जाता था। अशोका किस काल में था? अशोका मौर्य में था, ठीक है। एक एक्सेप्शन है, अशोका जो था वो वुड पे बहुत फोकस करता था। अशोका वुडन वर्क पे बहुत फोकस करता था, लेकिन बाकी मतलब वुडन वर्क हुआ और इसके जो आगे के टाइम पे जाके स्टोन वर्क पे बहुत फोकस होने लगा। अगर मैं एज अ ब्रॉड पूरा देखूं, मौर्य को पूरा देखूं, तो क्या हुआ है? स्टोन वर्क पे बहुत फोकस हुआ है। अशोका ने वुडन वर्क और स्टोन वर्क दोनों पे काम किया है, ठीक है, लेकिन स्टोन वुडन वर्क पे भी उसका काम रहा है। मतलब वो ट्रांजिटरी फेज था, उससे पहले वुडन वर्क बहुत होता था। अशोका ने क्या किया? वुडन वर्क को भी लिया और स्टोन को भी प्रमोट किया। मौर्य के टाइम्स पर पिलर बहुत बने हैं, स्तंभ बहुत बने हैं, ठीक है। और मेनली जो पिलर्स बने हैं वो सैंडस्टोन के बने हैं। किसके बने हैं? ठीक है। और ये जो पिलर बना है, ठीक है, इसके ऊपर जो यहाँ पे शेर बना होता है, हाँ, या फिर जो बुल बन गया, हाथी बना है, इसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। कैपिटल जो अलग से लगा हुआ है। यहां पर इनकी इतनी ज्यादा अच्छी आर्ट के फेस में इतनी अच्छी क्वालिटी हो गई थी, काम करने की इतनी क्वालिटी थी कि ये पूरा का पूरा पिलर एज इट इज, वो कहीं पे भी जोड़ नहीं होता था, कहीं पर भी कोई जोड़ नहीं होता था। अभी आप लोग कोई भी पिलर देख लें तो छोटे कहीं पे आपको जोड़ दिख जाएंगे। इतने बड़े बड़े पिलर बनाना बिना किसी जोड़ के, मतलब एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही पूरा स्टोन है, बनाने में काफी, उसमें काफी निपुणता चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा उसमें एफिशिएंसी चाहिए, प्रोफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल होता था, उसको अलग बनाया जाता था और पेस्ट कर दिया जाता था पिलर पे, ठीक है। क्लियर हुआ चीज ये? तो मौर्य फेज में स्टोन मैसनरी या फिर जो स्टोन वर्क है उस पे बहुत काम शुरू हो गया था, बहुत काम उस पे फोकस किया गया। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ। और इसके इसी टाइम पर रॉक कट केव स्ट्रक्चर बनाना शुरू हुए। मतलब क्या होता था? रॉक कट केव स्ट्रक्चर क्या होता है? एक पहाड़ है, ठीक है, उसको काट काट के अंदर गुफाएं बनाई जाती थी, जहां पर मॉन्क या फिर जो भिक्षु होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क, बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनको रहने के लिए जगह दी जाती थी। हाँ जी,
विहार और चैत्य, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ? ये भी है, तो ये हम देखेंगे आगे। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पे उन्होंने रॉक कट केव स्ट्रक्चर, रॉक कट केव स्ट्रक्चर पर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, और ये मेन काम हुआ कहां पर है, वेस्टर्न इंडिया और साउथर्न इंडिया पे। मेन काम कहां हुआ है, ये वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया पे, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान देते हुए चलिए आप लोग। देखिए जो आर्ट का जो ये रहेगा ना, बहुत ही ड्राई रहेगा, ऐसा लगेगा कि कत्ल कर दे, ठीक है। तो पेशेंस से सुनिएगा, हाँ? और ये सब नोटिस करने की कोशिश करिएगा हम कहाँ कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, ठीक। कहीं समझ में नहीं आया रोकें आप लोग। जैसे मुझे चेहरे से दिखता है कि जैसे मैंने 2-3 क्लासेस को पढ़ाया हुआ है, तो ऐसा लगता है कत्ल कर दे, क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, कि थोड़ा सा इसको आप समझेंगे तो देन इट विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने आर्ट एंड कल्चर को आपने बुरे से लिया ना, तो इससे भारी सब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा, आप लोग इसको हर समय निगलेक्ट करेंगे। तो इसको आप कॉन्शियसली इंटरेस्टिंग बनाएं, इंटरेस्टिंग आपको बनाना होगा, तो आपको इंटरेस्टिंग देगा और बाद में बहुत नंबर फेच करेगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों का एक एज मिलता है इसमें, ठीक है। वो मेरे चेहरे से दिख रहा है क्या है, रॉक एंड का, फिर उसके बाद वेस्ट इंडिया साउथ इंडिया। लेकिन ये कैच करने की जरूरत है कि रॉक कट का जो आर्किटेक्चर है वो मेनली कहाँ हुआ है, वेस्ट इंडिया साउथ इंडिया में। ईस्ट इंडिया में भी कुछ कुछ हुआ है, वो हम लोग एक्सेप्शंस देखेंगे, ठीक है। तो मेनली कहां पे हुआ है ये, वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में मेनली ये काम हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि मौर्य फेज में मैटेरियलिज्म, मैंने आपको बताया था, मैटेरियलिज्म पे का बहुत हाई ग्रोथ हुआ, मैटेरियलिज्म का बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ। एक ग्रीक राइटर है आर्यन, उसने ये बोला, नोटिस किया कि आई वॉज नॉट एबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाउन्स इन मौर्यन स्टेट। इतनी ज्यादा सिटी उसको दिख रही थी, टाउन्स दिख रहे थे कि वो, मतलब ये कहने का तरीका ये है कि वहां पर टाउन्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है। टाउन्स बहुत ज्यादा है, टाउन्स आर सिंबल ऑफ मैटेरियलिज्म, ठीक है। इतना गांव में नहीं होता जितना टाउन्स में होता है। तो इस समय मैटेरियलिज्म पे बहुत इसकी ग्रोथ हो रही थी। ये हुआ क्यों, ये हुआ इसलिए कि जो मौर्य एम्पायर है उसके पास बिहार आ गया, ठीक है। बिहार आने के बाद क्या होता है कि फर्टाइल लैंड तो आया, वहां से उनको कोयला और आयरन मिल गया, मेनली आयरन मिल गया। जब आयरन मिल गया तो सिविलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा। उस समय खेती होती थी, तो खेती का मतलब जैसे हम अगर लकड़ी से कर रहे हैं तो इतने एफिशिएंसी नहीं आती है, लेकिन वही चीज अगर मैं आयरन से कर रहा हूं, हमारा जो आयरन का प्लो शेयर है, मतलब प्लो शेयर क्या होता है, हल। मेरा अगर आयरन का हसिया है एक्स, ठीक है, या फिर आयरन का कुल्हाड़ी है, एक्स कुल्हाड़ी होती है, या फिर जो सिक्कल होता है हसिया, ठीक है। अगर ये सब आयरन का है तो मेरी बहुत जल्दी स्पीड बढ़ जाएगी ना, हाँ? तो मैं जंगल साफ कर सकता हूं, मैं खेत को जोत सकता हूं, और मेरी जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, तो मेरा मेटेरियलिज्म बढ़ गया। ये आपका मेंस में आ सकता है कि हमारा मेटेरियलिज्म मौर्य फेज, या फिर मेटेरियलिज्म का आप उतार चढ़ाव बताएं, ठीक है। या फिर हड़प्पा से आप क्या, इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है, हड़प्पा में से हमारे टाउन्स क्या सीख सकते हैं, ये आया है, फिर से रिपीट हुआ है ये, अभी आप 14 के बाद भी देखेंगे ना, फिर से आया है। सेम चीज हम मौर्य से पूछ सकता है कि भाई मौर्य में जो मेटेरियलिज्म आया है और वो उससे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं।
हम लोग पर, हम भी तो टाउन में रह रहे हैं, तो हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? कोई समस्या तो नहीं है अभी? बताइए, कोई डाउट? क्लियर चल रहा है? हाँ, लिखने का काम भी किया जाएगा। हाँ, ये मत समझिएगा कि आगे बढ़ रहे हैं, मैं लिखवाता भी ढंग से लिखवा लेता हूँ। हाँ, तो उसमें मत जाइएगा, अभी आप सीक्वेंस पकड़ने की कोशिश करिए। तो अभी कुछ टाइम तक मैं आप लोगों को समझाऊंगा। हाँ, लिखने का काम होता है कि एक बार हम उसको फ्रीक्वेंसी पकड़ लिया हमने, तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सबके पास रेफरेंस मटेरियल्स तो अवेलेबल होंगे सबके पास, ठीक है? आई विल हाईली रिकमेंड कि आप सबको रेफरेंस मटेरियल से गो थ्रू करिए। बहुत ही ऐसा नहीं है कि कोचिंग का मटेरियल तो मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं, वो रियली में अच्छा है, ठीक है? उसमें जो जिस हिसाब से स्ट्रक्चर दिया गया है वो एकदम ही अलग है। क्लियर हो गया चीज़? ये क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? मटेरियलिज्म वाला तो समझ में आ गया आप लोगों को? तो मैंने आपको बताया कि मटेरियलिज्म हुआ क्यों, क्योंकि इन्होंने बिहार में जो आयरन वाला एरिया है वहां से उन्होंने यूज किया, और आयरन प्लोशेयर, एक्सल, सिकल या फिर हल, कुल्हाड़ी, हसिया, ये सब उन्होंने शुरू किया। इसी टाइम पर उन्होंने, मतलब इंडिया में जो स्पूक्ड व्हील होते हैं, पहले के पहिए कैसे होते थे? ठोस, मतलब हमने लकड़ी को गोल किया और लगा दिया, उसको खींच रहे हैं, तो मेरा पहिया भारी हो गया। इसी टाइम पर इन्होंने क्या किया? स्पूक्ड व्हील हो, मतलब क्या होता है? स्पोक्स होते हैं ना, आपने साइकिल देखी होगी, मोटरसाइकिल देखी होगी, उसमें ऐसा होता है और ये होते हैं, ऐसे तो होते हैं आजकल, तो इनको हम स्पोक्स कहते हैं, ठीक है? तो इस टाइम पर इंडिया में स्पोक्ड व्हील्स यूज होना शुरू हो गया, तो ये हल्के हो गए, तो मेरी स्पीड बढ़ गई। मटेरियलिज्म, मेरा मटेरियल कल्चर जो है, मेरे टाउन्स इसीलिए बढ़ना शुरू हो गए। आयरन यूज कर रहा हूं मैं और स्पोक्ड व्हील्स यूज कर रहा हूं मैं। ये हमारे देखिए मेंस के पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है? और इसी टाइम पर और मटेरियलिज्म क्यों बढ़ा कि हमारी यहाँ पे बहुत बड़ा हम लोगों का एम्पायर हो गया था, ठीक है? तो स्टेबल एम्पायर था, इनकम बहुत ज़्यादा हो रही थी, इनकम ज़्यादा हुई तो नए नए एरिया हम लोगों ने एक्सप्लोर किए। मतलब क्या है, जैसे मेरे पास पैसे आ गए तो मैं ये भी ज़मीन ले लूँगा, जहाँ जंगल है मैं वहाँ पर भी जाने की कोशिश करूँगा, है? तो वहाँ पर भी कल्चर फैल गया, ठीक है? ये हो गया। और क्या तरीका है और क्या रीजंस है कि हम लोगों का मेटेरियलिज्म यहां पर बढ़ना शुरू हुआ? इसमें इसी काल में, इससे पहले क्या होता था कि जो ईंट है, हाँ, वो कच्ची ईंट यूज हुआ करती थी। मौर्य फेज से पहले या तो लकड़ी यूज होती थी या तो कच्ची ईंट यूज हुआ करती थी। कच्ची ईंट का फायदा क्या है, नुकसान क्या है? फायदा तो ये है कि एयर ट्रैप हो जाती है उसमें, ठीक है, तो मतलब आर्टिफिशियल तरीके से आपको ठंडा रखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। नुकसान ये है सर, वो थोड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है, हाँ, स्ट्रक्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। और क्या तकलीफ है इसमें? बारिश हो गई तो मेरा घर तो बह जाएगा ना, कच्ची ईंट है भाई, तो वो तो मिट्टी बन जाएगा, वो निकल गया, ठीक है? तो मेरा स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता, है? मेरे हर घर मेरा कच्ची ईंट का बन गया तो मेरा टाउन कैसे फैलेगा? नहीं फैल सकता ना। जितने घर बन रहे हैं वो टूट जा रहे हैं, तो लोग बाद में हताश हो जाते हैं ना कि यार चलो ठीक है, छप्पर डाल के रहो आराम से, ठीक है? मौर्य फेज में क्या हुआ? बर्न्ड ब्रिक्स यूज होना शुरू हो गए, जली हुई ईंटें जो हम लोग यूज कर रहे हैं। जली हुई ईंटों से क्या होता है कि वो उसमें मजबूती आ गई, अगर बारिश हो रही है तो वो टूट नहीं रही है, क्रैक नहीं हो रही है, ठीक है? तो इसमें क्या हो गया और क्या यूज होने लगा? बर्न्ड ब्रिक्स। और बताइए, मटेरियल कल्चर और क्यों बढ़ा? सर कृषि बढ़ गई थी, जरूरतें बढ़ गई थी, जैसे और खेत, कृषि क्यों बढ़ रही? सर हथियार आ गए थे काटने के लिए, लोहा अच्छा, आ गया था, ठीक है। तो पेड़ काट के जंगल फॉरेस्ट हो गए थे, लोगों की जरूरतें और बढ़ रही थी। मेनली जो कल्चर होता है, कोई भी टाउनशिप डेवलप होती है वो किसके किनारे होती है? नदी के किनारे।
नदी के किनारे होती है? क्यों होती है नदी के किनारे? हाँ, अच्छा, इस पानी मिल जाता है और पानी मिल जाता है ना, पानी मिल जाएगा तो भाई मेरे जो जो लैंड है वो फर्टाइल हो जाएगा, लैंड फर्टाइल हो जाएगा तो मेरी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो मैं अमीर हो गया। इसीलिए सब सारे जितने भी टाउन्स हैं वो कहाँ पे डेवलप होते हैं? नदी किनारे। अगर सिर्फ मैं नदी पर डिपेंड रहूंगा तो मेरा टाउन सिर्फ यहीं पर डेवलप होगा ना। और मैंने आपको बताया है कि इसमें जो ग्रीक राइटर था उस आर्यन, जो उसने क्या बोला कि मुझे कितने सारे टाउन दिख रहे हैं कि मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। अगर हर टाउन नदी के किनारे होगा तो वो कैलकुलेट कर सकता है ना? नहीं आपसे नहीं। मेरा राज्य इतना ही है, मेरा किंगडम इतना ही है, मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मेरा यहां पे फैल जाए तो मेरे टाउन बढ़ गए, यहां पे कैसे फैलेंगे? नदी से तो बहुत दूर हो गए, तो पानी का कुछ सोर्स होना चाहिए। हाँ, इस समय इन्होंने क्या शुरू किया? बर्न्ड ब्रिक्स और रिंग्ड वेल। क्या यूज कर दिया? रिंग्ड वेल्स, कुएं जो होते हैं ना, उसका यूज करना शुरू कर दिया। जब कुओं को खोदा, ग्राउंड वाटर बाहर निकला, तो डिपेंडेंसी किस पे खत्म हो गई? नदी पे। पूरी डिपेंडेंसी हम लोगों की कम हो गई, तो हम नदी से दूर जाके अपने टाउन्स बना सकते हैं। तो मटेरियल कल्चर हमारा क्यों बढ़ा? आयरन यूज किया हम लोगों ने, ठीक है, बिहार हमारे कब्जे में आया, आयरन यूज किया इन लोगों ने, उसके बाद बर्न ब्रिक्स यूज हुई और रिंग्ड वेल्स यूज हुए। बताइए, क्लियर हुआ चीज ये हम लोगों को कि मौर्य का मटेरियल कल्चर, मटेरियलिज्म इतना क्यों बढ़ने लगा हम लोगों का? बताइए, ठीक है। मौर्य जो थे इन्होंने आयरन का यूज किया, हाँ, और आयरन का यूज मेनली एडमिनिस्ट्रेशन करता था, आम जनता को नहीं था शुरू में, हाँ। लेकिन अब देखिए मौर्य के एंड में जा रहे हैं, कोई भी जब नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, वो शुरू शुरू में कुछ लोगों के पास रहती है, लेकिन डाउन द लाइन वो सबके पास पहुंच जाती है। ये हम लोगों को महसूस किया है। कोई भी टेक्नोलॉजी आए वो शुरू में बस बहुत कम लोगों के पास रहती है। जैसे आज से आप 20 साल पहले चले जाइए तो किसी के पास नेट नहीं था, बहुत ही चुनिंदा लोगों के पास नेट था, बहुत महंगा था वो। अब क्या हुआ? वो टेक्नोलॉजी आप रोक ही नहीं सकते, धीरे धीरे सबके पास फैल जाएगी वो। तो आयरन का यूज शुरू शुरू में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन वो भी सिर्फ इस एरिया में, लेकिन बाद में क्या हुआ भाई? वो जो टेक्नोलॉजी है धीरे धीरे वो इधर फैलना शुरू हो गई, हाँ। जिसके पास आयरन है लड़ाई में वही जीतेगा। मैं आयरन लेके आ रहा हूं और आपके पास लकड़ी है बांस की, कौन जीतेगा? ना? लेकिन क्या हुआ? धीरे कुछ सालों बाद मैंने आपसे लड़ाई लड़ी, आप हार गए, आपने मुझ पे अटैक किया, मेरे पास तो तलवार है या मेरे पास आयरन है, ठीक है, आप लकड़ी लेके आ रहे हैं, मैं आपको हरा दे रहा हूँ, आप लकड़ी लेके आ रहे हैं, मैं फिर हरा दे रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? आपको दिख गया कि यार ये तो लोहा लेके आ रहा है, मैं लकड़ी लेके आ रहा हूँ, तो धीरे धीरे क्या हुआ? मुझे भी जुगाड़ करना है इसका। तो उन्होंने क्या किया कि जो बाकी किंगडम्स थे, जैसे चेतीस, संगवाज, कानवाज, सतवाहनाज, इन्होंने भी आयरन को प्रोक्यूर किया। आयरन इनके पास भी आया, जो इनके पास एडवांटेज था वो खत्म हुआ। यहां पर भी मटेरियलिज्म, मटेरियल कल्चर फैलना शुरू हुआ। बाकी किंगडम्स भी मजबूत हुए। जब ये बाकी किंगडम्स मजबूत होंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई, मौर्य की इंपॉर्टेंस कम होना शुरू हो गई। बाकी के लोगों ने बोला भाई नाउ वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू, यू आर नॉट सोल अथॉरिटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एंड यू आर नॉट सोल अथॉरिटी ओवर अस, ठीक है। बागी बन गए, उन्होंने अटैक किया और धीरे धीरे डाउन दी लाइन जाके
मौर्य फेस हम लोगों का कमजोर हुआ और बाकी सारे किंगडम्स के पास भी एडवांटेज आ गया और उन्होंने इसको हराना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से मौर्य का जो फेस है वो हम लोग का राइज हुआ, देन मेटेरियलिज्म की वजह से राइज हुआ और सेम रीजन की वजह से फॉल हो गया। क्लियर हुआ बताइए इसमें? ठीक है, फिर वो तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि डाउन द लाइन जाकर जब मौर्य का लास्ट फेज चल रहा था तो फिर चाइना में वॉल बन गई। ठीक है, और चाइना में जब वॉल बनी तो स्कीथियंस आ गए। हाँ, और स्कीथियंस ने यहाँ पे अटैक किया तो इंडो ग्रीक्स ने स्कीथियंस ने इंडो ग्रीक को धक्का दिया, इंडो ग्रीक यहाँ पर आए, इंडो ग्रीक मजबूत थे, मौर्य फेज लास्ट में कमजोर था तो हराना शुरू किया। फिर मैंने आपको बताया था कि इन्होंने मौर्यास थे वो टॉलरेंट थे। टॉलरेंट मतलब क्या है, वो सब चाह रहे थे सभी लोग समाज में सद्भाव से रहें, कोई किसी को परेशान ना करे, सब इकोनॉमी पे फोकस करें। मौर्यास में बुद्धिज्म का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तो बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ है, जो ब्राह्मण्स दे फेल्ट नेग्लेक्टेड कि हमारी इंपॉर्टेंस कम हो गई है। तो क्या हुआ, एंटी ब्राह्मण सेंटीमेंट, एंटी मौर्य सेंटीमेंट्स ब्राह्मण्स में फैलना शुरू हो गए। तो धीरे धीरे करके इन्होंने रिवोल्ट किया। हाँ, और रिवोल्ट, इससे हम ये समझ रहे हैं कि जब रिवोल्ट हुआ है तो जो लास्ट के जिन्होंने मौर्यास को हराया है देवर ब्राह्मण्स, सुंगास, कन्वास, ये ब्राह्मण्स थे। सतवाना भी अपना को ब्राह्मण कहते हैं। इन्होंने ब्राह्मण थे, इन्होंने मौर्यास को लास्ट में हरा दिया। बताइए, हमने मौर्यास को किस तरह से राइज हुआ है, किस तरह से फॉल हुआ है, वो समझा है। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। अभी हम लिखेंगे और नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। बताइए, कोई डाउट है बताइए। आप मुझे गिनवाइए, मटेरियल कल्चर क्यों बढ़ा है? मटेरियलिज्म, बैठे रहिए प्लीज, बैठे रहिए, कभी खड़े मत होइए मेरी क्लास में, ऐसे बताइए मौर्यास में मटेरियलिज्म क्यों बढ़ा है? ठीक है, पहले हम बोल सकते हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा था, अर्निंग काफी थी। ठीक, ठीक है, ठीक है, कौन से वेल वाला सिस्टम? रिंग्ड वेल ना, रिंग्ड वेल यूज किया। देन बर्न्ड ब्रिक्स, आपने कह दिया बर्न्ड ब्रिक्स? अच्छा, मुझे लगा मैं सुना नहीं। बर्न्ड ब्रिक्स, हाँ ठीक है, ओवरऑल ये है, यही चीज है हम लोगों का। हाँ, वो मतलब एडवांटेजेस पोजीशन पे थे बाकी एरियाज के कंपैरिजन में। हाँ, और आर्किटेक्चर के फील्ड में क्या हुआ है, आर्किटेक्चर के फील्ड में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में क्या क्या बताया मैंने? स्टोन मैशनरी, जो स्टोन वर्क यहाँ पर बहुत ज्यादा काम हुआ है। और क्या मैंने बताया था? केव्स ना, रॉक कट केव स्ट्रक्चर पे बहुत फोकस किया था। दो चीजों पे बहुत फोकस हुआ था, वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में ये फोकस हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया हम लोगों को? ठीक, अब देखिए मौर्यास को धक्का लगा कहां से? वेस्ट इंडिया में धक्का लगा। किसने धक्का दिया? हाँ, क्यों धक्का दिया? सिंधियाज नहीं, स्कीथियन। सिंधियाज कहाँ है? सिंधिया कहाँ है? मराठा, एमपी, बुंदेलखंड एरिया है, ग्वालियर एरिया है, वहां सिंधिया। स्कीथियन क्या है? स्कीथियन, सिंधिया नहीं, स्कीथियन। ठीक है, स्कीथियंस यहां पे क्यों आए? हाँ, चाइना वॉल बनाने। ठीक है, अगर ये कभी पूछ लिया जाए चाइना वॉल किसने बनाई, तो हमको लगेगा चाइना से क्वेश्चन आ गया। नहीं, ये क्वेश्चन क्या है? मौर्य का क्वेश्चन है। किसने बनाया चाइना वॉल? ठीक है, चाइना वॉल बनाया है, मतलब ये तो बहुत लंबा पीरियड था। ठीक है, जो एंड हुआ है ना, कि इसने कंक्लूड कर दिया, वो हुआ है शी हुआंगती। शी हुआंगती कब है? 247 to 210 BC।
इस टाइम पर चाइना वॉल बन गया था। ठीक है, चाइना वॉल बन गया तो स्कीथियंस अटैक नहीं कर पाए चाइना पे, डाइवर्ट हो गए वेस्ट एशिया की तरफ, वेस्टर्न इंडिया की तरफ, जहां पे अफगानिस्तान में एक जगह है बैक्ट्रिया। अफगानिस्तान में क्या जगह है? बैक्ट्रिया, बैक्टीरिया नहीं होगा, बैक्ट्रिया। ठीक है, बैक्टीरिया मत बोलिएगा, क्या है? बैक्ट्रिया। ठीक है, तो वहां पर इंडो ग्रीस राज कर रहे थे। ठीक, क्लियर हो रहा है चीजें? तो स्कीथियंस गए, उन्होंने बैक्टीरिया पे जो राज कर रहे थे इंडो ग्रीस, उनको धक्का दिया तो वो वहां से हटे। इंडो ग्रीस कहां पे आए फिर? वेस्ट इंडिया की तरफ आए, और वेस्ट इंडिया पे उन्होंने जो मौर्य जो डूब रहा था उसको पूरा तोड़ के वहां पर राज करना शुरू कर दिया। बताइए कोई डाउट इसमें? तो मैंने आपको बताया जो सेंट्रल एशियन कांटेक्ट होगा उसके वेव्स हैं। पहले एक आया, देखिए मान लीजिए ये एक एरिया है, ठीक है, यहां पे एरिया है, यहां से कोई आया, इसने इनको धक्का दिया, इसने इसको धक्का दिया, इसने इसको धक्का दिया, ये यहां पे आया। हाँ, तो सबसे पहले आए वो यहां पर राज करना शुरू कर दिए, फिर दूसरा वेव आएगी, यहां से लोग आएंगे, वो इनको हराकर इन पर राज करना शुरू कर देंगे। हाँ, तो सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट जो हुआ है वो एक वेव नहीं है, एक लोग आए उन्होंने राज किया, फिर पीछे से एक और झटका आया, उन्होंने हराया, लड़ाई हुई, फिर वो राज करना शुरू कर दिए, फिर उसके बाद फिर से आएंगे वो राज करना शुरू कर देंगे। तो ये अलग 5 वेव आई हैं, मतलब 5 अलग अलग किंगडम आए। मेन में हम पढ़ेंगे इसमें, तो 5 किंगडम आए। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, जैसे मैं लाइन से आप लोगों को खड़ा कर दूं यहाँ पर, वो बैठे यहाँ पे, तो मैं बैठा हुआ हूँ, तो पहला वाला मुझे हटा के बैठेगा, ठीक है, नेक्स्ट वाला जो आएगा वो पहले वाले को हटा के फिर बैठेगा। तो इस समझ लीजिए ये वेस्ट इंडिया है, यहाँ पे कौन बैठ रहा है? तो 5 वेव आई, मतलब 5 अलग अलग किंगडम आए जिन्होंने यहाँ पर राज किया। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? पहला जो आया है दे वर कॉल्ड बैक्ट्रियन ग्रीक या इंडो ग्रीक्स, बिकॉज दे केम फ्रॉम प्लेस कॉल्ड बैक्ट्रिया इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो पहली वेव आई है वो क्या है? इंडो ग्रीक की है। ठीक है, ठीक है, हाँ, इसमें जो सबसे फेमस राजा था वो है, उसे कहते हैं हम लोग मियांडर। ठीक है, मियांडर। हाँ, मियांडर जो आए उनको हम लोग मिलिंदा भी कहते हैं। मियांडर को हम लोग क्या कहते हैं? मिलिंदा। ये नाम बहुत ही फेमस आएगा आप लोगों को। हाँ? इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक बुद्धिस्ट गुरु थे, उनसे बातचीत की है। हाँ, ये हम लोग आगे जाके फिर से पढ़ेंगे। तो जब इन्होंने बातचीत की तो जो कन्वर्सेशन हुआ है वो एक किताब में इन्होंने लिखा, मिलिंद पानो। ठीक है, बताइए इसमें कोई डाउट है? हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडो ग्रीक में जो नॉट फर्स्ट बट मोस्ट फेमस रूलर वाज मिलिंदा या फिर मियांडर। ठीक है, इन्होंने एक गुरु से बात की। हाँ, तो जो बातचीत की है उसको एक किताब में लिखा गया है, वो क्या है? मिलिंद पानो। हाँ हाँ, जो कन्वर्सेशन हुआ है, जो 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 मतलब की बातचीत हुई है वो मिलिंद पानो में लिखा गया है। ठीक है, ये ओरिजिनली ग्रीक कल्चर से था, लेकिन जब बातचीत की है नागसेना, जो मैं आपको बता रहा हूं गुरु जो है ना, नागसेना, उनसे बातचीत करने के बाद ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मैं आपको बता रहा था यही कि मौर्य उसके बाद बुद्धिज्म का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है।
बताइए कोई दिक्कत इसमें? नागसेना से बात हुई, मिलिंद पानो में लिखा गया और ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए। कोई डाउट? मेंडर या मिलिंदा बिलोंग्स टू विच किंगडम या विच एरिया? इंडो ग्रीक, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो बुक है वो क्या है? मिलिंद पानो। इसमें क्या है, किसके साथ कन्वर्सेशन है? नागसेना। और इसके कन्वर्सेशन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गए? बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो इंडो ग्रीक्स जो थे, दे इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, not gold coins, they issued gold coins that can definitely attributed to a particular king. मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। They issued coins that can be particularly attributed to particular king. मतलब क्या है? इन्होंने ऐसे कॉइन्स इशू किए, मैं अगर कॉइन देखूं तो मैं समझ सकता हूं कि किस किंगडम का है या किस काल का है। इससे पहले जो कॉइन्स होते थे वो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, ठीक है। पंच मार्क कॉइन्स होते क्या है, उसमें एक सील लग जाती थी बस, या फिर उसमें होल हो जाता था, तो उस होल से उसकी बस वैल्यू समझ में आती थी, भैया ये सिक्का है, इसकी ये वैल्यू है। लेकिन सिक्का देख के मैं ये नहीं बता सकता कि ये किस किंग का है। लेकिन जो इंडो ग्रीक्स आए, इन्होंने ऐसे कॉइन्स बनाना शुरू किए कि अगर मैं सिक्का देखूंगा तो मैं बता सकता हूं कि भाई इस किंग का ये सिक्का है। अब देखिए, आप देख लीजिए, हमारा जो कॉइन मारा है पीछे हम लिखा होता है और पीछे शेर का पूरा जो हम लोगों का एम्बलम लगा हुआ है पूरा ना, तो उससे हमें समझ में आएगा ना इंडियन गवर्नमेंट का है कॉइन, ठीक है। वही चल रहा है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? इंडो ग्रीक से हुई है। इससे पहले जो भी होते थे, हाँ, वो क्या थे? पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, मतलब उस पर ऐसे छेद कर दिया जाता था या फिर कुछ निशान लगा दिया जाता था कि इसकी ये वैल्यू है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने ऐसे कॉइन्स इशू किए जो विच कैन बी डेफिनेटली एट्रीब्यूटेड टू पर्टिकुलर किंग। बताइए, इसमें कोई डाउट है? ये जो क्लियर हुई चीज ये, या फिर ज्यादा आगे चले जा रहे हैं? बताइए। ऐसा तो नहीं है कि बस अब हाथ से चीज निकल जा रही है, हाँ? क्योंकि मेरा भी आज फोकस है, लिखने पे फोकस नहीं है, मेरा फोकस है हम समझें, बातचीत करें ताकि हम लोगों को उसको कैच करें। अब कैच करते करते ये ना हो कि बातचीत बाहर से बाहर निकल जाए। जहां पे भी डाउट हो रोक लें। फ्लो आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? मतलब हाईली रिकमेंड कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को कि कोई भी डाउट हो देन एंड देयर मुझे रोक दें, ठीक है। पूरी क्लास उस डाउट पे खत्म कर सकता हूं मैं, लेकिन वो डाउट क्लियर हो जाए। कोई भी स्टूडेंट वो ना फील करे कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, ठीक है। आप अपना आज डाउट क्लियर करेंगे, डाउन द लाइन शायद वही डाउट आपको सिलेक्ट करवा दे या वही डाउट आपको रोक दे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं, डाउट क्लियर करिए, हाँ। घर जाइए, जो आपने पढ़ा है उसको क्रॉस रेफरेंस करिए, ठीक है, उसको इम्प्रूव करिए, हाँ। तुरंत करके क्वेश्चंस देखिए, सॉल्व करिए, हाई स्पीड में उसको कंप्लीट करके खत्म करिए, ठीक है। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ हो रही है? क्लास में आपके सारे डाउट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी बार होता है कि क्लास में हम लोग झिझक जाते हैं या टीचर झिझका देता है। जैसे मुझे ध्यान है, मैंने क्लास की थी तो मुझे इकोनॉमी में, ये तो क्लास बहुत ही है, हमने क्लास की थी उसमें 250 बच्चे थे, 300 बच्चे हैं। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि ऑप्शन नहीं मिलता है सवाल पूछने का, हाँ। तो इकोनॉमी अगर वीक चली गई तो आप डाउन द लाइन वीक चले जाते हैं, या फिर आपका कल्चर वीक चला गया, कोई भी पोर्शन वीक चला गया, डाउट क्लियर नहीं है तो आपका हट जाएगा, ठीक है। तो जहां तक हम पहुंचे हैं क्लियर हुआ? ये कोई डाउट तो नहीं चल रहा है? हम क्या पढ़ रहे हैं? सेंट्रल एशियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। क्यों हुआ ये हमने देखा कि वॉल बनी शी ह्यूएंगती, हाँ, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? स्कीथियंस आए, उन्होंने धक्का दिया। सबसे पहला वेव किसका आया? इंडो ग्रीक्स का आया।
इंडो ग्रीक में सबसे जो मोस्ट फेमस है वो कौन है? मियांडर मिलिंद है, ठीक है। उन्होंने कन्वर्सेशन किया नागसेना से, ठीक है। ही वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क। उस कन्वर्सेशन जो वार्तालाप हुई है वो एक बुक में लिखा गया, मिलिंद पाहनो। इसके बाद ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए हैं। देन हमने अभी लास्ट क्या पढ़ा है, ये जो इंडो ग्रीक्स हैं, उन्होंने ऐसे कॉइन्स इशू किए जिनको देख के मैं डेफिनेटली बता सकता हूं कि ये कॉइन इस राज्य या इस किंगडम का है। इससे पहले जो कॉइन्स होते थे वो क्या होते थे? पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे। पंच मार्क्ड कॉइन्स में हम लोग ये बता नहीं सकते कि ये डेफिनेटली किस किंगडम का है, उससे उसकी वैल्यू समझ में आ जाती है, लेकिन हम लोग किसी किंग को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, और इसकी जो क्वांटिटी है वो कुशन में जाके बहुत ज्यादा बढ़ गई। जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन किसने इशू किए हैं? कुशन्स ने इशू किए हैं। लेकिन जो सबसे पहला इशू किसने किया है? इंडो ग्रीक्स ने इशू किया है। बताइए, ये क्लियर हुआ? दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। सोने के सिक्के इशू होते थे। इससे पहले क्या होता था? तांबा यूज होता था। इससे पहले कॉपर या तांबा यूज होता था, लेकिन इन्होंने क्या इशू किए? गोल्ड कॉइन इशू किए, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट है ये गांधारा आर्ट, मतलब गांधारा आर्ट के लिए बहुत फेमस है ये, ठीक है। गांधारा आर्ट इज ए एग्जाम्पल ऑफ हेलेनिस्टिक आर्ट। गांधारा आर्ट किसका एग्जाम्पल है या किसका सब ग्रुप है? हेलेनिस्टिक आर्ट का है। हेलेनिस्टिक आर्ट कहां पे है? जो अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो आर्ट बनी है, जिसका किसके मिक्सचर से? इंडो ग्रीक और इंडियन कल्चर के मिक्सचर से जो आर्ट बनी है, हाँ, उसे हम हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। जब इंडो ग्रीक और अंदर आ गए तो इंडो ग्रीक का असर कम हुआ, इंडियन। जब इंडो ग्रीक और अंदर आ गए तो इंडो ग्रीक का असर कम हुआ, इंडियन का असर बढ़ा। उस आर्ट को हम लोगों ने क्या बोला? गांधारा आर्ट। तो गांधारा आर्ट इज अ सब ग्रुप ऑफ हेलेनिस्टिक आर्ट। डाउट कोई? क्लियर हुआ? ठीक है। इंडो ग्रीक किसके लिए फेमस हुए? हेलेनिस्टिक आर्ट के लिए। हेलेनिस्टिक आर्ट के लिए, ठीक है। जब ये इंडिया में और अंदर आए और यहाँ की सोसाइटी में समा गए तो हेलेनिस्टिक आर्ट और इंडियन आर्ट एकदम और मिली और ज्यादा मिक्स हो गया। देन इसका एक सब ग्रुप बना, वो क्या है? गांधारा आर्ट, ठीक है। सेम है मथुरा आर्ट। गांधारा आर्ट सेम क्या है हम लोगों का? मथुरा आर्ट। बताइए। हाँ जी, गांधारा आर्ट प्रिवेल किया है हम लोगों का। उस समय तो हम लोग का ये भी इंडिया में आ रहा था, ठीक है। तो अफगानिस्तान और उस समय का इंडिया बॉर्डर पे था, ठीक है, गांधार रीजन, ठीक है। उसके बाद जब ये और अंदर आ गए मथुरा की तरफ तो ये और अलग, इसमें जो लोकल कल्चर और समाया तो मथुरा आर्ट बना। हेलेनिस्टिक आर्ट इधर हुआ है, मतलब अफगानिस्तान बॉर्डर पे। अफगानिस्तान ये जो है ना, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो सेंट्रल एशियन का रीजन है, इस तरफ हेलेनिस्टिक आर्ट डेवलप हुआ। पहले तो इंडिया बहुत बड़ा था ना, अफगानिस्तान तक था पूरा। अफगानिस्तान और ये म्यांमार, ये पूरा इंडिया था ना। तो अफगानिस्तान के एंड पे जाके जो उसमें कोई इंडिया था, वहां पे हेलेनिस्टिक आर्ट आई, जहां पे इंडिया का इन्फ्लुएंस कम था और ग्रीक का ज्यादा था। जैसे सिर्फ अंदर आते चले गए, ग्रीक का इन्फ्लुएंस कम होता चला गया और इन्फ्लुएंस तो रहा, इंडिया का भी बढ़ना शुरू हो गया। देन मिक्सचर बढ़ता चला गया ना। देन गांधारा हुआ, देन मथुरा आर्ट आई। क्लियर हुआ? हेलेनिस्टिक आर्ट समझ में आया हम लोगों को क्या होती है हेलेनिस्टिक आर्ट? गांधारा आर्ट इज सब
Gandhara art and Mathura art are the subgroup. I can say that these Mathura and Gandhara are the subgroup of Hellenistic art. Hellenistic art कैसे हुई है, किसकी वजह से? इंडो ग्रीक कल्चर की वजह से हुई है। ये बताइए कोई दिक्कत? ये है हम लोगों का पहला वेव। पहली वेव कौन सी आई? इंडो ग्रीक की। देन दूसरी वेव आई है शाका की। दूसरी वेव किसकी आई हमारी? शाकाल नहीं, शाकास। दूसरी वेव किसकी आई हमारी? शाकास की वेव, शाकास की आई। हाँ, उसमें क्या हुआ कि जब शाकास आए तो उस समय इंडियन सोसाइटी काफी वीक हो गई थी। देखिए मैंने बताया आप लोगों को, जितने भी अब आएंगे, इंडो ग्रीक आया, यहाँ पर रूल किया, लेकिन धीरे धीरे करके इंडिया में इतना समा गए कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि इंडियन कौन है और इंडो ग्रीक कौन थे। रहन सहन से, स्किन से तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रहन सहन से आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लोग इंडियन कल्चर में इतना समा गए, और जब रूल करना शुरू किया, पैसा खूब आया, तो हम वीक हो जाते हैं। जब पैसा खूब आता है तो वीक हो गए, जब वीक हो गए तो नेक्स्ट वेव आई, उन्होंने रूल कर लिया। तो जब शाकास आए तो इंडिया में इनको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, किसी ने कोई विद्रोह नहीं किया, ये लोग आराम से आके रूल करना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन उज्जैन जो है एरिया है, उज्जैन में एक किंग था, हाँ, उन्होंने शाकास को भगा दिया। शाकास ने बोला कि भाई मतलब कि रूल कर रखा था, उज्जैन का जो किंग आया वो बोलता नहीं भाई मैं तो मतलब कि लड़ाई लड़ूंगा, लड़ाई लड़ी और उन्होंने उसको शाकास को भगा दिया। उसके बाद क्या हुआ है कि उस किंग ने एक टाइटल लिया विक्रमादित्य का, ठीक है। तो ये पहला टाइटल था उज्जैन के किंग ने। उसके बाद जैसे रोमन और ग्रीक कल्चर में सीजर हुआ करता, सीजर ग्रीक कल्चर में सीजर होता था। सीजर कौन होता था? मतलब जो भी बहुत बड़ा किंग अपने को मानता था वो अपना का नाम, एक टाइटल होता है सीजर, ठीक है, वो अपना नाम रखते थे। तो ऐसे रोमन एम्पायर में अराउंड 20 सीजर मिल जाएंगे आपको। इसी तरीके से उज्जैन का जो किंग है उसने शाकास को हराया, तो उसने एक टाइटल मिला उसको विक्रमादित्य का। डाउन द लाइन जितने भी फिर किंग बड़े बड़े होने लगे, उन्होंने अपना टाइटल लगना शुरू कर दिया विक्रमादित्य। तो इंडिया में 14 विक्रमादित्य हैं, ठीक है। पहला ये उज्जैन का किंग है। जो मोस्ट फेमस किंग जो है वो कौन है? समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता को भी विक्रमादित्य का टाइटल मिला था, हाँ, ठीक है। तो जो शाकास को हराया उज्जैन के किंग ने, तो उसके बाद उसने विक्रमादित्य का टाइटल लिया। और ये हराया कब? 57 to 58 BC में। 57-58 BC में हराया। और इस साल को विक्रम संवत के नाम से शुरू किया। विक्रम संवत, ठीक है। कैलेंडर यहां से शुरू हुआ, इंडियन कैलेंडर यहां से शुरू हुआ। रिलेवेंस समझ में आई हम लोगों को, ठीक है। इंडियन कैलेंडर का थोड़ा समझ में आया हम लोगों को कि शाकास को हराया उज्जैन के किंग ने, हाँ, उसको टाइटल मिला विक्रमादित्य का। हराया कब? 57-58 BC में हराया। और यहां से विक्रम संवत हम लोगों की शुरू हुई। बताइए क्लियर हुआ चीज? ये इंडो ग्रीक में मैंने आप किंग का नाम बताया था, क्या नाम था? मियांडर, मिलिंद पानो, नागसेना, ये सब था। शाकाज में एक फेमस किंग है रुद्रदमन, रुद्रदमन वन। शाकाज में फेमस किंग कौन है? रुद्रदमन वन, ठीक है। उज्जैन से जो शाकाज हारे थे, रुद्रदमन दोबारा से उसने अटैक किया, उज्जैनीज को हराया, उस पर कंट्रोल किया, ठीक है। ये तो एक चीज है। लेकिन रुद्रदमन फेमस क्यों है? नहरें बनाई, सुदर्शन लेक,
ठीक है, काठियावाड़ रीजन है। हाँ, काठियावाड़ कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, उस रीजन में सुदर्शन लेक थी, उसका रिपेयरमेंट करवाया इन्होंने, पुनः निर्माण करवाया। ठीक है, आप लोगों का काम ये रहेगा कि सुदर्शन लेक बनाई किसने, आप पता करके आइएगा। ठीक है, सुदर्शन लेक किसने बनाई, झील किसने बनाई। मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, रुद्रदमन वन ने क्या किया, सुदर्शन लेक का रिपेयरमेंट किया। रिपेयरमेंट ऑफ सुदर्शन लेक। बताइए, कोई डाउट? क्लियर हुआ? ठीक है। शाका से पहले जो भी लैंग्वेज यूज होती थी वो थी प्राकृत। ठीक है, रुद्रदमन वन, ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू यूज संस्कृत। उन्होंने जो काव्य बनाए, काव्य क्या होते हैं, जो कविताएं, जो पोएम्स, वो किस में लिखी, संस्कृत में लिखी। इसके बाद संस्कृत का इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो गया। तो ये वाटरशेड बन गया हमारा रुद्रदमन शाकाज। इससे पहले क्या यूज होती थी, प्राकृत। जैसे आप देखेंगे अशोकाज के जितने भी हम लोग देखेंगे इंस्क्रिप्शंस, सब किसमें है, प्राकृत में है। हाँ, लेकिन रुद्रदमन वन, ही वाज द फर्स्ट रूलर टू राइट काव्यास इन संस्कृत। तो बड़ी बात है ये, संस्कृत का यूज बढ़ना शुरू हो गया और इस एरिया में प्राकृत कम होना शुरू हो गया। मैं किसकी बात कर रहा हूं, अब इस एरिया की, वेस्ट इंडिया की बात कर रहा हूं। हम बात देखेंगे किसी और एरिया में प्राकृत अभी भी यूज हो रहा है, अभी भी मतलब क्या, उस टाइम भी यूज हो रहा है, लेकिन इस एरिया में संस्कृत यूज होना शुरू हो गया। किसने यूज किया हम लोगों का, रुद्रदमन वन ने। पाली लैंग्वेज जो चलती थी वो भी क्या कह रहे हैं, पाली? एक प्राकृत लैंग्वेज चलती थी, पाली लैंग्वेज। पाली कहाँ यूज होती थी? आम लोगों की भाषा थी, उससे पाली बोलते थे। हाँ, कहाँ यूज होती थी? सर आम बोलचाल में, हाँ, उससे पाली बोलते थे। हाँ, कहाँ यूज होती थी? सर आम बोलचाल में। हाँ, ऐसे हम प्राकृत कौन यूज करता था? सर जैसे प्राकृत जो होती है, जैसे संस्कृत होती है, हाँ जी, वो सर हम लोग की प्राकृत के रूप में थी, और पाली जैसे हम लोग एक आम कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज थी वो पाली हो रही है। ठीक है, जनमानस की है, लेकिन उस समय पाली का इन्फ्लुएंस कम था, प्राकृत ज्यादा यूज होती थी। ठीक है, कम्युनिटी के हिसाब से जैसे आप हाँ जी, कि संस्कृत लैंग्वेज जैसे ब्राह्मण्स एंड किंग्स बोल सकते हैं, और प्राकृत सिर्फ जो आम इंसान है उनके लिए बनी थी। हाँ, आम इंसान एंड महिलाएं जो है वो संस्कृत नहीं बोल सकती थी, ऐसा कुछ रूल्स था। एकदम 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 सही कह रहे हैं, एकदम। जैसे समझ लीजिए फॉर एग्जांपल क्या है कि प्री ब्रिटिश एरा में फारसी यूज होती थी, कोड लैंग्वेज थी फारसी, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे वो फारसी यूज, और वो कॉमन लैंग्वेज भी थी और मेनली कोड ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी फारसी थी। बाद में वो चेंज हो गई, इंग्लिश और हिंदी में चेंज हुई। कोर्ट वगैरह में जो जमीन वगैरह की जो वो फारसी वर्ड यूज है, फारसी वर्ड यूज हैं, वो अभी भी फारसी वर्ड यूज चल रहे हैं ना। तो उसी तरीके से उस समय पहले प्राकृत यूज हो रही थी, लेकिन इन्होंने रुद्रदमन वन ने क्या शुरू किया, संस्कृत। संगम साहित्य उसी के बाद। सर संगम साहित्य उसी के बाद। किसके बाद? सर ये संस्कृत जब आई थी। अच्छा, कहाँ है संगम साहित्य? तमिल में। तो इसीलिए अभी इसको मिक्स मत करिए, ठीक है, मिक्स करेंगे कंफ्यूज होंगे। एरिया वाइज पढ़िए, टाइम वाइज पढ़िए। संगम इसी के टाइम चल रहा है, लेकिन वो अलग, मैंने इसको अभी मेरे ख्याल से बताया ही था कि ये वेस्ट इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाकी एरियाज में प्राकृत अभी भी यूज हो रही है, संगम में कुछ और यूज हो रहा है। तो हम संगम में पहुंचेंगे तो उसको देख लेंगे। ठीक है, हो रहा है? जैसे काफी लोगों ने पढ़ा है, काफी लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो बेटर हम लोग एक सीक्वेंस वाइज लेके चलें, कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूज होंगे तो दिक्कत है। क्लियर हो गया? दो पढ़ लिए हम लोगों ने, पहला इंडो ग्रीक, देन क्वेश्चन, सॉरी शाकास पढ़ लिया हम लोगों ने। इंडो ग्रीक में हम लोग मियांडर, मिलिंद पानो पढ़ा है हम लोगों ने, नागसेना, मिलिंद पानो हो गया, उसके बाद बुद्धिज्म वाली चीज हो गई। देन उसमें हम लोगों ने वो पढ़ा कि इन्होंने पंच मार्क कॉइन्स पहले होते थे, इन्होंने ऐसे कॉइन्स इशू किए विच कैन डेफिनेटली बी एट्रीब्यूटेड टू पर्टिकुलर किंग। गोल्ड कॉइन इशू करना शुरू कर दिए, जिनकी संख्या किस में बढ़ गई, क्वेश्चन में जाके बहुत ज्यादा
सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉइन किसने इशू किए थे? कुशन्स ने। उसके बाद फिर डाउनफॉल हो गया था, ये हमने पढ़ा। देन हमने साकास पढ़े, उज्जैन किंग ने हराया, विक्रम संवत आई है, ठीक है। फिर उसके बाद रुद्रदमन 1 आया। रुद्रदमन 1 ने दोबारा से जो साकास की जो ग्लोरी थी उसको वापस लेके आया। वो उसने सुदर्शन लेक को रिपेयर किया एंड ही वाज द फर्स्ट किंग टू राइट इन संस्कृत। क्लियर? इसके बाद तीसरी जो वेव आई है वो है पार्थियंस की। किसकी आई है? पार्थियन। इनका जो ये लोग आए हैं बहुत कम टाइम के लिए आए, इतना मजबूत नहीं थे, तो दे वर वेरी लेस इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। क्लियर हो गया चीज? ये लोग आए और गए, मेरी बात समझ रहे हैं? आए तुरंत ही, इसके बाद नेक्स्ट वेव बहुत जल्दी आ गई। नेक्स्ट वेव किसकी आई? कुशन की। हाँ जी, सब सेंट्रल एशिया से ही आ रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, सेंट्रल एशिया में सब रूल कर रहे थे, धक्का लगता चला गया, एक के बाद एक किंग यहाँ पे, किंगडम्स यहाँ पर आना शुरू हो गए। पहले ये आए, देन उसके बाद दूसरी वेव में ये आए, तीसरी वेव में ये आए, चौथी वेव में कुशन्स आ गए। बताइए, क्लियर हुआ? अब जब कुशन्स आए तो इसकी दो डायनेस्टी आई साथ में, कार्डफिसिस 1 और कार्डफिसिस 2। हम लोग अभी क्या क्या पढ़ लिया? इंडो ग्रीक, शाकास, पार्थियंस और कुशन्स, ठीक है। इसमें सिर्फ नाम देख लीजिए, डिटेल में मत जाइएगा, कंफ्यूज होंगे। कुशन्स आए तो इनके दो वेव साथ में आई, कार्डफिसिस 1 और कार्डफिसिस 2। बस ऑब्जेक्टिव तरीके से याद कर लीजिए, ताकि कभी नाम आए तो आप लोग एकदम वो ना हो जाए कि ये क्या आ गया, हमने सेंट्रल एशिया में कभी कार्डफिसिस सुना ही नहीं है। तो कुशन्स में क्या है? ये दो पैरेलल वेव आई जिन्होंने यहां पर रूल करने की कोशिश की और रूल किया इन्होंने, ठीक है। जो कार्डफिसिस, ये जो किंगडम आए 1 जो आया है, इसमें जो सबसे फेमस रूलर है वो है कनिष्क। बताइए, कोई डाउट? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन के बारे में। इसमें दो पैरेलल वेव्स आई, कार्डफिसिस 1, कार्डफिसिस 2। इस कुशन एम्पायर का जो सबसे फेमस किंग है वो कौन है? कनिष्क। कनिष्क, ठीक है। कुशन्स के दो कैपिटल थी, मथुरा और पेशावर। दो कैपिटल थी, मथुरा और पेशावर कैपिटल थी, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है, आप मैंने भी विक्रम संवत बताया था, तो विक्रम संवत क्या है? इंडियन कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर है? डिफरेंस है दोनों में। देखिए यहाँ पे आपको पकड़ के आपके नंबर कट जाएंगे, 0 मिल जाएंगे, और -0.3 मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके नंबर घट गए। अगली बार फिर से आइए, पीटी दीजिए ना। तो यू शुड बी वेरी क्लियर। आप में से किसी ने उसमें, आपने कहा, आप ही ने कहा था उसमें, मैंने आपको टोका नहीं, मैंने कहा डाउट शुड बी लिंगर्ड ऑन। अब उसको क्लियर करिए। मैंने, अब हम क्या पढ़ रहे हैं बताइए फिर से? क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या दो पैरेलल किंगडम्स आए हैं, कार्डफिसिस 1 और कार्डफिसिस 2। क्वेश्चंस में जो सबसे फेमस किंग कौन है? ठीक है, कनिष्क आया। और याद करिए, इंडो ग्रीस में हमने क्या पढ़ा था? गोल्ड कॉइन इशू होना शुरू हो गए थे, दे वर द फर्स्ट। और मैंने आपको बताया था किसके टाइम पे सबसे ज्यादा बढ़ गए? कुशन्स के टाइम में। कुशन्स में हम लोग पहुंच गए, तो इस कनिष्क के टाइम पे सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स वर इशूड। कनिष्क के टाइम पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स वर इशूड, ठीक है। उसके बाद 78 एडी में, 78 एडी में इसने शाका एरा शुरू की। शक एरा इंग्लिश में
में शाका कह रहे हैं और हिंदी में शक काल। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि क्वेश्चन ने शाका यूज किया, शाका करना था नहीं। कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चंस ने मतलब कनिष्क ने किसकी शुरुआत की? शाका एरा की। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कैलेंडर होता है वो शाका एरा पे चल रहा है, विक्रम संवत पे नहीं है। विक्रम संवत इज अ हिंदू कैलेंडर बेस्ड है, हिंदू कैलेंडर इज बेस्ड ऑन विक्रम संवत, लेकिन जो इंडियन कैलेंडर किस पे बेस्ड है? शाका एरा पे बेस्ड है। इसकी शुरुआत किसने की? कनिष्क ने, कनिष्क ने की ना। और विक्रम संवत कब शुरू हुआ? किसके, वो कौन सा टाइम चल रहा था? शाकास का टाइम था, वो शाकास का टाइम था ना। उज्जैन के किंग ने जो विक्रमादित्य ने टटल लिया, उसने शाकास को हराया था, तब आया था विक्रम संवत। और शाका एरा कब आई है? 78 एडी में। किसने शुरू किया? कनिष्क ने। कोई डाउट बताइए? क्लियर हुआ? चाइना वॉल किधर है एग्जैक्टली, ये बता दीजिए मैप पे, मतलब चाइना वॉल ऐसे एग्जैक्टली तो देखिए बोलना ये है, कैसे पता है? मैंने मैप पे, जैसे मैंने गूगल मैप पे देखा था, तो वो जो कोस्ट है, कोस्ट की तरफ ज़्यादा बताया है। ठीक है, इधर है ना, इधर बता रहे हैं आप, ऐसे ऐसे है ना। तो मतलब उधर जब जाते थे सीखिया उधर जाते थे, तो वहाँ से फिर इधर कैसे कनेक्टेड, क्योंकि चाइना तो उतना उधर नहीं था ना। देखिए हम लोग चाइना को अभी के पोजीशन में देख रहे हैं, ठीक है। इंडिया अभी की नज़र में ऐसा है, पहले अलग था। पहले हमारा नेपाल, मतलब ये एरिया पूरा था, तिब्बत पूरा एरिया था, बर्मा पूरा एरिया था, अफगानिस्तान तक था, हम लोग इंडिया था। इससे देखिए, मैं गया, मैंने एक गांव कब्जा कर लिया, उससे मुझे कोई फायदा नहीं है। इंडिया में जब तक कोई दिल्ली पे कब्जा नहीं कर रहा है तब तक वो रूलर नहीं है। तो स्कीथियंस पहले क्या करते थे? पूरे चाइना तक घुसते थे, टाउन्स पे कब्जा करके लूट मार के आते थे। चाइना के मेन टाउन्स थे वो, जब वॉल बन गई तो मेन टाउन्स वॉल के इधर पहुंच गए। जो छोटे मोटे इक्का दुक्का गांव रह गए, छोटे पेरीफेरी रह गई, जैसे समझ लीजिए ये वाला एरिया फ्री रह गई, जैसे समझ लीजिए ये वाला एरिया रह गया, ये वाला एरिया। अगर आप लोग मैप देखेंगे तो इस पूरे एरिया में ये डिजर्ट है, गोबी डिजर्ट यहीं पे तो है, ठीक है। यहां पे आप कब्जा कर लीजिए, क्या कर लेंगे? इसका जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस अभी हमको समझ में आ रहा है ना। उस समय तो वो लोग बोलते थे कि हमें टाउन्स पे ही चाहिए, तो वॉल बनने से क्या हुआ? हमारे टाउन्स बच गए। मेन जो लूट मार का मुनाफा कहां से होगा? टाउन से तो होगा। तो उनको जब फायदा नहीं हुआ तो वो डाइवर्ट हुए इधर। क्लियर हुआ चीज है? ठीक है, बताइए हम लोगों को विक्रम संवत और शाका एरा समझ में आया? फिर से मुझे बताइए आप, विक्रम संवत क्या है और शाका एरा क्या है? ठीक है, उज्जैन के जो राजा थे किंग, तो उनके मतलब जो शाका चाहते उनको ठीक है, हरा तो उसके इसीलिए उसके नाम पे विक्रम संवत। ठीक है, हाँ जी। फिर और शक संवत है वो कनिष्क ने शुरू किया 78 78 AD में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको यूज कर रही है, कैलेंडर के बेसिस बनाया है इसने, ठीक है। उसके बाद कनिष्क ने एक और फेमस है, उसने कश्मीर में एक बुद्धिस्ट काउंसिल की, ठीक है। उसने कनिष्क ने बुद्धिस्ट काउंसिल किया, ठीक है। और ये जो काउंसिल हुआ ये किसके लिए हुआ? महायाना बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए काउंसिल की गई। तो इसके लिए भी बहुत फेमस है कि कश्मीर में काउंसिल किसने की थी? महायाना बुद्धिज्म के लिए कनिष्क ने की थी। जब आप अशोका पढ़ेंगे, हम अशोका पढ़ेंगे, तो उसमें भी आप देखेंगे कि उसने भी एक काउंसिल करवाई, ठीक है। उससे पहले भी काउंसिल हुई हैं। तो आपका काम, जैसे हम देखिए स्टूडेंट का काम क्या होता है, किसी टीचर ने बताया एक काउंसिल बताई, तो आप लोगों का काम रहता है फिल इन द ब्लैंक्स, कि आप उसको रिलेट करिए, सारी काउंसिल एक पेज में लिख लीजिए, ठीक है।
तो वो आप लोगों का काम रहता है यहीं पे आप हर स्टूडेंट अलग अलग हो जाता है। ये क्लियर हो गया हम लोगों को कि कनिष्क ने क्या क्या काम किया, शाका एरा बनाया और हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स वर इशूड। देन इसने महायान बुद्धिज्म को लेकर एक काउंसिल की कश्मीर में। ठीक है, ये हो गया। यहां पे जाके हम लोगों का सेंट्रल एशियन कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों का फिनिश होता है। हाँ, उसके बाद इसमें लेके मैंने आपको बताया था कि इन्होंने इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैवलरी के लिए घुड़सवारी में बहुत इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। सैडल, रेन सैडल मतलब क्या, इसमें बैठते हैं, लगाम, बूट, पैंट, हेलमेट, टर्बन, लॉन्ग कोट, इन सब में इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। ड्रामा, ठीक है। उसके बाद सेकुलर लिटरेचर पे इन्होंने बहुत फोकस किया है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एज अ होल हम सारे इनके बारे में हम लोग एज अ होल देखेंगे अब। ठीक है, क्लियर हो गया चीज़ ये। यहाँ पे आके हम लोग अपनी क्लास आज रोकते हैं। जो एज अ होल वाली चीज़ है वो कल हम लोग पहले जितना हमने पढ़ा है आज उसको हम लिख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर हो गया चीज़ ये। हाँ, 5 बताया मैंने। नहीं पता, सॉरी, मैं 4 5 निकल गया होगा। मेन यही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था 5 है, लेकिन 5 वेव आई थी। ठीक है, लेकिन जिसे मैंने पार्थियन आपको नाम लिख के छोड़ दिया। ठीक है, जो एक वेव आएगी वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगी, जो हमें बताया भी नहीं गया है। लेकिन 5 वेव आई हैं, ये है। उस वेव में एक पार्थियंस बहुत ही वीक है जो, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत थे, एक और भी कमजोर आई है। ठीक है, हाँ जी, पार्थियन से भी वीक होंगे। मेन जो है शाकाज हैं, इंडो ग्रीक है, शाकाज है एंड कुशन है। जहां से क्वेश्चन आते हैं आपको, जहां से आपको कॉन्सेप्ट ठीक करनी है। क्लियर होगा चीज ये। और बताइए कोई डाउट। क्लियर हुआ चीज, इंटरेस्टिंग लगा। इंटरेस्टिंग बनाएंगे इसको तभी आर्ट एंड कल्चर झेल पाएंगे। ठीक है, चलिए ओके, हम लोग यहाँ पे क्लास अपनी कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।